बच्चों, जैसा कि अपना केमिस्ट्री का पोर्शन में सेकंड चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का नाम था जैव रसायन। उसमें अपन ने जैव रसायनों के बारे में भी जाना था, कार्बोहाइड्रेटों के बारे में। जैव रसायनों में पहला जो टॉपिक था अपना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था। उसका संरचना सूत्र देखा था अपन ने, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो रहता है, अपन ने यही कार्बोहाइड्रेटों के बारे में चर्चा की थी। कार्बोहाइड्रेट को विलेयता के आधार पर अपन ने दो भागों में बांटा था, एक शर्करा और दूसरा अशर्करा। ठीक है, इस बारे पहले वाले लेक्चर में अपन ने इससे पढ़ लिया था। अपन ने आणविक संरचना के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेटों को तीन भागों में बांटा था। आज कार्बोहाइड्रेटों को पर आणविक संरचना के आधार पर मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइडों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपन ने किसके आधार पर बांटा था उसे, आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के अपन ने कितने भागों में बांटा था, जैसे कि पहले पढ़ लिया था। आज अपन ने और एक बार देख लेते हैं। पहला अपन ने बांटा था मोनोसैकेराइड, दूसरा अपन ने पढ़ा था पॉलीसैकेराइड, अगला पढ़ा था अपन ने पॉलीसैकेराइड। इतना अपन ने उस वाले लेक्चर में देख लिया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या है। ठीक है, राइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले की, जैसे अपनी पहला टॉपिक है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, यानी कि क्या गुण है। देखिए, ये स्वाद में पहले मोनोसैकेराइड होते हैं, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला गुण क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये जैसे कि अपन ने इसकी कुछ एग्जांपल देख लिए थे। मोनोसैकेराइड में आता है अपना ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में क्या डिफरेंट है, दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 और C6H12O6 ग्लूकोज का भी होता है और फ्रक्टोज का भी होता है। हल्की से अपन इसके डिफरेंटों के बारे में देख लिया था, कुछ आज भी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, इस स्वाद में मीठे होते हैं। तीसरा जो इसका अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक गुण है वो होते हैं, इन्हें अपन जल अपघटन नहीं कर सकते, या इन्हें अपन और छोटे अणुओं में विभक्त नहीं कर सकते। यदि आप ग्लूकोज की बात करें, इसका आप जल अपघटन करें तो जल अपघटन करके आप इसके और छोटे कणों में या छोटे अणुओं में आप इसे नहीं तोड़ सकते। मतलब कहने का क्या निकला कि मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सबसे सरलतम होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, और क्या होते हैं, उनसे भी और छोटे अणुओं में इन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब इसका जल अपघटन करके और छोटे अणुओं में विभक्त ठीक है जी। आप इसको इंपोर्टेंट है ध्यान रखना कि मोनोसैकेराइड ऐसे सैकेराइड होते हैं जल अपघटन तो नहीं किया जा सकता, और जल अपघटन से क्या होगा, ये और छोटे अणुओं में अपन इसे विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं है कि जल अपघटन इसका हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जल अपघटन इनका नहीं होता। किसका? मोनोसैकेराइड। इसका अपन लिखेंगे जल अपघटन हो जाएगा, उसका भी जल अपघटन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, 3 इसके गुण आ गए। क्या ये जल में विलीन है? क्या आपके सामने ग्लूकोज को आपको दे दिया जाए और ग्लूकोज पानी में घुल जाएगा? विलय का मतलब पानी में घुल जाए। ऐसे क्या मोनोसैकेराइड का उदाहरण अपन ने लिया, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, तो मतलब क्या होगा? ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में सॉल्युबल होते हैं, जल में घुल जाते हैं आसानी से। कौन से? मोनोसैकेराइड। यहां तक आपको मोनोसैकेराइडों के बारे में आ गया होगा समझ में कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। जल में विलय होते हैं, सरलतम सबसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जल अपघटन नहीं किया सकता और इसे जल अपघटन करके छोटे छोटे अणुओं में व्यक्त नहीं कर सकते। इसमें अपन उदाहरण कौन कौन से देख सकते हैं? इसमें अपना उदाहरण होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये इसके क्या होंगे? मोनोसैकेराइड के उदाहरण होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोनोसैकेराइड के कोई 4 गुण लिखिए। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है शायद, हाँ 1 नंबर का ऑब्जेक्ट आता है, देख लेना आप इसका ब्लूप्रिंट। वो उसमें से आपको 3 ध्यान रखना है। मोनोसैकेराइड ऐसे सैकेराइड हो, ऐसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन्हें अपन कार्बोहाइड्रेट और सरलतम कार्बोहाइड्रेटों में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि इसमें शर्करा से अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने हैं, अपन इनको तोड़ेंगे अभी रासायनिक क्रियाओं द्वारा। इन्हें रासायनिक छोटे और छोटे अणुओं में विभक्त नहीं कर सकते। किसके? कार्बोहाइड्रेटों के। दूसरा क्या होगा? स्वाद में मीठे होते हैं, आप सब जानते हैं ग्लूकोज मीठा होता है, जल में घुल भी जाता है, वो जल में घुलनशील होते हैं। चौथा आपको क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये इसके क्या होंगे? मोनोसैकेराइड के गुणों के बारे में बता देना आप। मोनोसैकेराइड के गुण कंप्लीट होते हैं, इन्हें आप नोट कर लेना या अपनी बुकों में मिल जाए उसे देख लेना। अब बात कर लेते हैं, अब दूसरा कौन सा है अपना? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कैसे होते हैं? दूसरे अपन को कौन से कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है? दूसरा अपन को पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड। वो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट थे। अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइडों से मिलकर बने हो, मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से अधिक अणुओं के आपस में संयोजन से बनते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। मतलब इनका जल अपघटन किया जाएगा तो ये किस में टूट जाएंगे? मोनोसैकेराइड के अणुओं में विभक्त हो जाएंगे। अगली बात, क्या ये स्वाद में मीठे होते हैं? स्वाद में मीठे भी होते हैं ये। फिर कैसे होते हैं ये जल में विलय होंगे कि नहीं? जब जल अपघटन किया जा रहा है इनका, तो सीधी सी बात है ये किस में होंगे? जल में विलय होंगे। यहां तक आपको ओलिगोसैकेराइड के कुछ गुणों के बारे में समझ में आ गया होगा कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइडों के अणुओं से आपस में मिलने से बने होते हैं। ठीक है, अब इसके गुण लिख लेते हैं। पहला क्या होगा? इनका क्या हो जाएगा? जल अपघटन हो जाएगा। जल अपघटन होकर किस में टूट जाएंगे? ये छोटे छोटे मोनोसैकेराइड अणुओं में विभक्त हो जाएंगे। अभी पर रासायनिक क्रिया के माध्यम से भी इनको तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अब बात कर लेते हैं, पहला गुण समझ में आ गया कि ओलिगोसैकेराइड का पहला गुण क्या है। ये क्या उसमें होते हैं? जब जल अपघटन किया जा रहा है जल में विलय होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? जल में विलय होते हैं, मतलब जल में आसानी से घुल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा, ये स्वाद में कैसे होते हैं?
स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अब बात अपन ने ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन तो लिखी। ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइडों से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं ये? मोनोसैकेराइडों से। मोनोसैकेराइड के दो या दो से अधिक अणुओं से मिलने से बने होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। यहां तक आपको ओलिगोसैकेराइडों के कुछ गुणों के बारे में पता चल गया कि भाई ये जल अपघटन भी हो जाता है, और जल अपघटन होता है तो किस में टूट जाते हैं, ये छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेटों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, क्रिस्टली के रूप में होते हैं, और किससे मिलकर बने होते हैं, मोनोसैकेराइडों से बने होते हैं। अब बात करें इनका आदि अपन जल अपघटन करें तो जल अपघटन करके कौन कौन से मोनोसैकेराइडों में टूटेंगे। जैसे कि पहला अपन जल अपघटन करते हैं इनका, तो पहला आता है 3 प्रकार से जल अपघटन कर मोनोसैकेराइड देते हैं। पहला कौन सा आएगा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड जो आपने पढ़े होंगे, और टेट्रासैकेराइड। जब से मैंने पहली केमिस्ट्री में था, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4 बताए थे आपको, डाई का मतलब 2 होता है। ठीक है, पहला अपना कौन सा आएगा, मोनोसैकेराइडों में जल अपघटन से कितने प्रकार से टूटते हैं, 3 प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं ये, इसमें जल अपघटन करके। जैसे कि पहला है अपना, वो पहला है डाइसैकेराइड। पहला क्या है, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, अब एस, ये तो अपन को पता है ओलिगोसैकेराइड पढ़ना है। एक बार कहीं एमपी बोर्ड में एग्जामिनेशन ओलिगोसैकेराइड के बारे में दिया था, 4 नंबर में क्वेश्चन, उसके प्रकारों के बारे में पूछा था। ओलिगोसैकेराइड जल अपघटन करके किस प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं। तो पहला है अपना डाइसैकेराइड। डाई का मतलब 2 होता है। अब ये भी पता है हमें ओलिगोसैकेराइड किससे मिलके बने हैं, ओलिगोसैकेराइड मिलके बने हैं अपने मोनोसैकेराइड से। अब मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या है, 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइडों से मिलके बने होते हैं। अब ऐसे कुछ में 2 अणु होंगे जिनका जल अपघटन करके 2 अणुओं में विभक्त हो रहे होंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कुछ एग्जांपल भी अपन इसके देख लेते हैं। देखें कैसे, यदि अपन शर्करा का उदाहरण लें इस टाइप से, ठीक है, इसका अपन जल अपघटन करते हैं, जी क्या है अपना ओलिगोसैकेराइड है। जैसे ही अपने इसका जल अपघटन करेंगे तो कितने अणुओं में टूट जाएगा, 2 अणुओं में विभक्त हो जाएगा, और 2 अणु किसके देगा जी, मोनोसैकेराइड। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि और डाइसैकेराइड ऐसे ओलिगोसैकेराइड हैं, इनका जल अपघटन करके जो 2 मोनोसैकेराइड के अणुओं को देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। क्लियर है, देखें ये सैकेराइड था कोई ओलिगोसैकेराइड, इसका अपन ने जल अपघटन किया तो कितने दे रहा है, 2 अणु दे रहा है किसके, मोनोसैकेराइड को। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H12O6 और C6H12O6, एक अणु जो है, एक अणु जिसे अपन ने क्या कर दिया, 2 अणु दे रहा है किसके, मोनोसैकेराइड के, उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। क्लियर है, डाइसैकेराइड आपको समझ में आ गया। अब तीसरा देख लेते हैं अपन, ट्राइसैकेराइड। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। अब ऐसी शर्करा किसमें कितने मोनोसैकेराइडों के अणु देंगी अपने लिए, 3 मोनोसैकेराइडों के अणु में विभक्त हो जाएंगे, उन्हें अपन बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अपना कौन सा है, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी शर्करा है जी किसमें इसका जल अपघटन करने पर ये 3 मोनोसैकेराइड के अणुओं में विभक्त हो जाएगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइसैकेराइड।
जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणुओं में टूटती है? 3। उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्राई का मतलब ये देखा अपन ने क्या होता है? 3। उसे क्या कितने अणुओं में टूट जाएगी? वो 3 में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, रेफिनोज होता है। अब रेफिनोज का फॉर्मूला उदाहरण अपने पास आ गया इसका। रेफिनोज उसको तोड़ा, सही रेफिनोज को तोड़ा तो कितने 3 अणुओं में टूटना चाहिए। ये भी अपनी डेफिनेशन बराबर बनना चाहिए। गैसीय शर्करा है जिसके जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणुओं में विभक्त हो जाए। अब इसका उदाहरण अपन ने क्या देखा? रेफिनोज होता है। अब यदि रेफिनोज की बात करें तो इसके रेफिनोज का फॉर्मूला क्या होता है? आपको इतने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। ये होता है C18 H32 और O6। ये है रेफिनोज। अब इसका क्या करना है अपने लिए? जल अपघटन। इसका जल अपघटन करने पर कितने अणुओं में टूटना चाहिए? इसे 3 मोनोसैकेराइडों के सरलता अणुओं में टूटना चाहिए। इसका जल अपघटन करते हैं अपन, जिसका जैसे ही अपन जल अपघटन करेंगे तो इसके मोनोसैकेराइड के कितने अणुओं में टूटेंगे? 3 में। C6H12O6। ठीक है, 3 अणु हमें किसके मिले? मोनोसैकेराइडों के। इसलिए अपन ने इसका नाम क्या दिया? ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड ऐसी शर्करा हैं जिनका जल अपघटन करने पर ये कितने अणुओं में टूट जाती हैं? 3 अणुओं में टूट जाती हैं मोनोसैकेराइड के। जैसा कि आपको एग्जांपल रखा है, रेफिनोज होता है और रेफिनोज का फॉर्मूला है C18H32O16। यदि जल अपघटन करेंगे अपन इसका तो कितने अणुओं में टूट जाएंगे? मोनोसैकेराइड के 3 अणुओं में विभक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन कौन सा? टेट्रा या फिर टेट्रोसैकेराइड। टेट्रा का मतलब पहले बताया था क्या होता है? 4। अब बात कर लेते हैं अगला ओलिगोसैकेराइड के प्रकार के बारे में। वो है टेट्रोसैकेराइड। क्या है? टेट्रोसैकेराइड। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। अब ये ऐसी शर्करा हैं जिनका जल अपघटन करने पर कितने मोनोसैकेराइड के अणु देनी हमें? 4 मोनोसैकेराइड के अणु देती हैं। उसे अपन टेट्रासैकेराइड बोलते हैं। ऐसी शर्करा जिसका जल अपघटन करने पर कितने में से? 4 मोनोसैकेराइडों में टूटती हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? टेट्रासैकेराइड। अब टेट्रासैकेराइड में आपको एग्जांपल ध्यान रखना पड़ेगा और वो होता है स्टेक्योज। जी आप इसका उदाहरण ध्यान रख लेना। बस ओलिगोसैकेराइड एक के बारे में पूछे तो आप तीनों के बारे में बताना होगा। ये यदि ओलिगोसैकेराइड सिर्फ अकेला एग्जाम पेपर में पूछता है और आणविक संरचना के बाद यदि क्लासिफिकेशन पूछता है कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में क्या अंतर होते हैं तो आप दृष्टि से अंतर लिख देना। अब बात करते हैं किसकी? एक और आणविक संरचना के बारे में अपन ने बांटा था और वो रह गया अपना कौन सा? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अगला तीसरा बचा है अपने पास ओलिगोसैकेराइड। जैसे अपन ने उनके पढ़े थे, कुछ इनके भी पढ़ेंगे। देखें कि क्या गुण होते हैं।
ओलिगोसैकेराइड अपन ने उसकी देखी मोनोसैकेराइड, सब सरलतम कार्बोहाइड्रेट थे। ओलिगोसैकेराइड दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइडों से मिलकर बने होते थे, वो उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते थे। ये ऐसी शर्करा हैं इनका जल अपघटन करने पर ये कितनी देती हैं, 4 या 4 से भी अधिक मोनोसैकेराइडों के अणुओं में विभक्त हो जाती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत या अधिक, पॉली का मतलब क्या है, 2 या 2 से 4 से भी अधिक हो जाए। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी मोनोसैकेराइडों से मिलके बनी होती हैं। अब इनका यदि अपन जल अपघटन करें, जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर ये मोनोसैकेराइड के कितने अणु देती हैं, 4 या 4 से अधिक। यहां अपन कह सकते हैं पॉलीगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड की बहुत सारी मोनोसैकेराइड के अणुओं में विभक्त हो जाती है। इसका अपन क्या करें, जल अपघटन, तो उसे अपन बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। अब ये कैसे होते हैं, जल में आविलेय होते हैं। वो कैसे थे सरदार, जल में विलेय थे और ये किसमें है, जल में आविलेय है। वो दोनों कैसे थे, अपन ने पढ़े थे, मीठे स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, जल में आविलेय होते हैं। इनका जल अपघटन करने पर ये मोनोसैकेराइड के असंख्य मोनोसैकेराइड के अणुओं में विभक्त हो जाती हैं। जैसे कि अपन इसका उदाहरण देखें तो पॉलीसैकेराइड का आप ध्यान रखना, पूछा जाता है स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, इसके बाद अपना ओलिगो, जो तीनों आणविक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों के वर्गीकरण के अपन ने कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर ली। अब इसको आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेटों के बारे में, अगली नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे।